नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। महात्मा गांधी ये वो नाम है जिसे देश में ही नहीं दुनिया भर में उनके आदर्शों और उनके लिए कामों को आज भी याद किया जाता है। बिना खड़क बिना ढाल के देश को आजादी दिलाने वाले बापू ने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जनमानस की भलाई के लिए खूब अंग्रेजों की लाठियां खाई, अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों को सहा, लेकिन आज हम उस साबरमती के संत के परिवार को एक छत और 2 वक्त की रोटी देने में नाकाम है। गांधी जी के पोते कन्नूभाई गांधी आज अपनी पत्नी के साथ बदहाली में अपना जीवन बिताने को मजबूर हैं। कन्नूभाई गांधी अपने जीवन के आखिरी दिनों को एक वृद्धाश्रम में बिता रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज में, उनके शब्दों में किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं। इसी को लेकर पेश है आज की हमारी खास पेशकश, देख तेरी संतान की हालत। क्या कोई सोच सकता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते को भी वृद्धाश्रम में रहना पड़ सकता है? यह सच है। बीते 8 मार्च से महात्मा गांधी के पोते दिल्ली के आश्रम में, वृद्धाश्रम में अपनी पत्नी के साथ जीवन बिताने को मजबूर हैं, लेकिन अभी तक कोई उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जी हां, ये गाना आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते कन्नूभाई गांधी के मौजूदा हालातों पर सटीक बैठता है। कन्नूभाई गांधी इस देश को आजादी दिलाने वाले हमारे और आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते हैं। बापू के सबसे बड़े बेटे रामदास गांधी के बेटे कन्नूभाई, जिन्हें अपने जीवन के इस दौर में कम से कम अपने देश में जीवन जीने की सामान्य सुविधाएं सामान्य तौर पर मिलनी चाहिए थीं, वो नहीं मिली। तो आज उन्हें दिल्ली के गौतमपुर स्थित एक वृद्धाश्रम में अपना आखिरी समय बिताना पड़ रहा है। कन्नूभाई से अगर पूछेंगे कि आखिर वो यहाँ कैसे आए, तो उसके जवाब में वो क्या कहते हैं, ये आप खुद सुनिए। मुझे अमेरिका में लोगों ने बताया था। अच्छा। कि वो वहाँ पर एक जगह है जो डॉक्टर भगत चला रहे हैं, तो मैंने वहाँ से टेलीफोन किया था उनको। अच्छा। हाँ जी, पर मुझे पता नहीं था कि कैसे आना। अच्छा, फिर आपको कैसे रास्ता मिला यहाँ का? यहाँ का वो ईश्वर चंद्र भाई हैं, वो जो बापू के भक्त हैं, वो मुझे ले आए यहाँ पर। 85 साल के कन्नूभाई गांधी यहाँ अपनी बुजुर्ग पत्नी के साथ बीते 8 मई से रह रहे हैं। उनके आने का समाचार इस वृद्धाश्रम को चलाने वाले डॉक्टर भगत के पास जैसे ही पहुंचा तो वो संकोच में डूब गए। सोचने लगे कि जिस शख्स ने अपना समूचा जीवन देश को कुर्बान कर दिया, इस छोटे से आश्रम में उनके पोते की सेवा कैसे करेंगे। लेकिन आज अपने आश्रम की बदहाल स्थितियों में वो बापू के इस पोते को जितना बेहतर बन पड़ रहा है, उतनी सुविधाएं दे रहे हैं। अभी सुविधाओं में कि उनको है सेपरेट रूम है, वो उसको हमने पहले आईसीयू का वो दिया हुआ है, वहाँ पर 4 बेड हैं, तो 2 बेड इन लोगों को मैंने दे दिया है। और बाकी दिन में इलाज जो होता है, कोई ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आईसीयू में हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वहाँ इनको एसी वगैरह लगा करके सेपरेट बाथरूम वगैरह दिया। कन्नूभाई की पत्नी कैमरे के आगे आना पसंद नहीं करती। खुद कन्नूभाई भी न तो ये बता रहे हैं कि आखिर उनके इन हालातों के जिम्मेदार कौन है, और न ही वो सरकार को उसकी अपेक्षा के लिए कोस रहे हैं। बस यही कह रहे हैं कि उन्हें बापू ने किसी को कोसना नहीं सिखाया। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता। मैं सबका भक्त हूँ और कहता हूँ कि जो मेरा कुछ ऐसा कर्म होगा या तो उसके लिए मुझे जो सहन करना है, तो सहन करने की शक्ति भगवान मुझे देवे, और सबको प्यार करने की। बापू का जो प्यार अभी दुनिया में नहीं है, बापू के जाने के बाद चला गया। बापू का प्यार तो ये था कि अरे कोई भूखा है और मेरे पास खाना है, तो उसको दे दो और मैं भूखा रहूं। अच्छा। तो यहाँ दुनिया में वृत्ति ये है कि कैसे मैं दूसरों का खाना ले लूं और खा लूं, और उनको ऐसा करूं ताकि उनको कुछ भी न मिले और मैं उन पर रुआब कर सकूं। तो ये जो बापू की क्या जो
जो पुण्यात्मा की शक्ति है वो मुझे दिखाई नहीं। आपको लग दरअसल कन्नू भाई की मदद करने वाले डॉक्टर भगत तो उनकी सेवा करेंगे ही, लेकिन असली सवाल तो उन लोगों से है जो गांधी के नाम पर सियासत करते हैं और उन पर कॉपीराइट करने में जुटे हुए हैं। जो नहीं है उस पर कॉपीराइट करने से अच्छा है कि उनके विचारों और उसके जरूरतमंद परिवार के लोगों की मदद की जाए, जिससे उनके परिजनों की इस वक्त में मदद की जा सके। कैमरामैन मनमोहन के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। कन्नू भाई गांधी अपने जीवन के आखिरी दिन डॉक्टर भगत के वृद्धाश्रम में बिता रहे हैं। इसको लेकर बात की हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल ने। महात्मा गांधी के पोते कन्नू भाई रामदास गांधी, उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं की जुबानी, कि आखिर अमेरिका से यहाँ तक का सफर कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक का कैसे तय हुआ। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि इतनी महान शख्सियत के आप पोते हैं, सबसे पहले तो आप कैसा महसूस करते हैं? मुझे बहुत आश्चर्य होता है और आनंद भी होता है कि इनके जैसे लोग, अभी डॉक्टर साहब के जैसे लोग अभी भी मौजूद है। और मैं आने की कोशिश कर रहा था तो पहले मुझे लगा कि ये तो गलत जगह है, नहीं तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो कितने अच्छे हैं और कितनी हम लोगों की और आम लोगों की सेवा करते हैं। तो मैं इनका भक्त हूँ, मैं बापू का भक्त हूँ। आप लोग ये सब पब्लिसिटी करते हैं, उनका भक्त हूँ और इनका बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो सर मुझे ये बताइए, आप अमेरिका से भारत कब आए? मुझे याद नहीं है। अच्छा, आपको याद नहीं है? हाँ। अच्छा, यहाँ के बारे में कैसे जानकारी मिली? डॉक्टर भगत के वृद्धाश्रम के बारे में जानकारी कैसे मिली आपको? मुझे अमेरिका में लोगों ने बताया था। अच्छा। कि वो वहाँ पर एक जगह है जो डॉक्टर भगत चला रहे हैं। तो मैंने वहाँ से टेलीफोन किया था उनको। अच्छा। हाँ जी, पर मुझे पता नहीं था कि कैसे आना। अच्छा, फिर आपको कैसे रास्ता मिला यहाँ का? यहाँ का वो ईश्वर चंद्र भाई हैं, वो जो बापू के भक्त हैं, वो मुझे ले आए यहाँ पर। सर, ये बात हम सब लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी हमारे देश के लिए क्या, समूची दुनिया के लिए क्या अहम स्थान रखते हैं, लेकिन आज उनके परिवार का अंश होने के नाते आपको जिस तरह के हालात में रहना पड़ रहा है, क्या आप इसके लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हैं किसी भी तरह से? मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता। मैं सबका भक्त हूँ और कहता हूँ कि जो मेरा कुछ ऐसा कर्म होगा या तो उसके लिए मुझे जो सहन करना है तो सहन करने की शक्ति भगवान मुझे देवे और सबको प्यार करने की। बापू का जो प्यार अभी दुनिया में नहीं है, बापू के जाने के बाद चला गया। बापू का प्यार तो ये था कि अरे कोई भूखा है और मेरे पास खाना है तो उसको दे दो और मैं भूखा रहूं। अच्छा। तो यहाँ दुनिया में वृत्ति ये है कि कैसे मैं दूसरों का खाना ले लूं और खा लूं और उनको ऐसा करूं ताकि उनको कुछ भी न मिले और मैं उन पर रुआब कर सकूं। तो ये जो बापू की क्या जो पुण्यात्मा की शक्ति है वो मुझे दिखाई नहीं। आपको लगता है कि बापू ने जो विचार दिए थे, बापू के जो विचार हुए थे हमारे देश के सामने जब आए थे आज़ादी की लड़ाई में, क्या आज वो विचार बहुत पीछे छूट गए हैं? हाँ, वो पीछे छूट गए हैं और बिल्कुल विरुद्ध भी हो गए। मतलब आज तो जो आदमी मैं देखता हूँ, बहुत सारे आदमी ताकत वाले आदमी को, तो वो चाहते हैं कि वो ताकतवर में रहे। नहीं, उनको उनकी ताकत का मज़ा उनको तभी आता है जब उनके दोस्त और वो सब लोग भी कमज़ोर होवें और ये ताकत वाले उन पर रुआब कर सकते हैं। तो ये जो वृत्ति है बहुत ख़राब मनुष्यों में वृत्ति हुआ करती है, तो उसमें ये बड़ी वृत्ति है कि मैं दूसरा पड़ा है उसको मैं नहीं उठाऊंगा और उसके ऊपर रुआब करूंगा और बस। तो ये वृत्ति दूसरे से ज्यादा अपने बारे में सोचने लगे हैं हम, ये आप कहना चाह रहे हैं एक तरह से?
अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हाँ, जबकि बापू ने दूसरे के बारे में सोचना सिखाया, पहले सिखाया था। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये आप कहना हाँ, चाहेंगे? पर उससे भी खराब ये कि मैं कैसे दूसरों की परिस्थिति को खराब करूं ताकि वो मेरे पर डिपेंडेंट होवे परमानेंटली, कि मेरा बच्चा कुछ न हो, कचरा होए, तो भी मैं उसको ताकतवर छोड़कर जाऊंगा। ताकतवर और ये लायक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो उनके बच्चे ऊपर नहीं आएंगे। सर मुझे एक ये बताइए, आप क्या आप ये मानते हैं कि आज गांधी के नाम पर लोग इतनी सुविधाएं ले रहे हैं, इतने साधन ले रहे हैं, लेकिन आप जो उनके परिवार के अंश हैं, उनके पोते हैं, आपको एक तरह से पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है? क्या आप इसके लिए सरकारों को जिम्मेदार मानते हैं कि आप लोगों को? मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता। अगर आप लोगों को कम से कम आप लोगों की देखभाल तो होनी चाहिए। इस उम्र में आज आप 85 प्लस होने जा रहे हैं, तो क्या ऐसी में स्थिति में आप नहीं मानते कि सरकार को आपके प्रति जवाबदेह होना चाहिए था? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं वो बापू ने यही सिखाया था कि दुख आवे तो मेरे पर आवे, दूसरे पर ना आवे। हाँ, तो मैं तो यही कहता हूँ भगवान से कि मुझे दुख दो और शक्ति दो कि मैं अपनी पत्नी को संभाल सकूं और त्याग कर सकूं और ये जो डॉक्टर भगत हैं उनके माफिक बनूं। वो बापू चाहते थे। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आपने महात्मा गांधी के साथ 17 बरस तक उनके साथ रहे आप। हाँ जी। उनकी सबसे बड़ी याद कौन सी है आपके साथ? उनकी बस ये त्याग और तपस्या। नहीं, ऐसा कोई वाकया आज भी याद आता है आपको इस भारत में, और वो कहीं मिस होती हुई चीज दिखती है? कौन सा ऐसा घटनाक्रम है जो आज भी आपको याद है? हाँ, तो वो जो लास्ट चिट्ठी, मरने के पहले चिट्ठी लिखी थी बापू ने मुझे, उसमें लिखा था, वो मैं पहले गुजराती में कहूँ कि मैं तने जो नानपणથી જોયો છે, તું ઉપર ને ઉપર ચડતો આવ્યો છે, હું ઈચ્છું છું કે તું ટોચ ઉપર પહોંચી જા, ભગવાનનો મોટો ભક્ત બન અને બધાની સેવા। અરે 125 વર્ષ જીવ। मैं बापू से आपको आशीर्वाद दिया था उन्होंने। 125 वर्ष जिए। हाँ, मैं कई बार कहता कि बापू आप 125 वर्ष जीवेंगे। तो वो कहते थे मुझे कि देखो मैंने अपनी शक्ति को बहुत ही मिसयूज की है। हाँ, ये तो मैं शायद न भी जी सकूं, पर तुमको तुम्हारे लिए 125 वर्ष से साल जीना बहुत सहज है। तो वो उनको लास्ट लेटर में याद रह गए। और ये तो रिटन चीज है, ये जो पब्लिकेशन डिवीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें छपी है। अच्छा, वो अभी तो वो वाकया आपको आज भी याद है? आज भी। हाँ, तो वो आप कहाँ थे उस दिन? अमेरिका में थे जब वो लेटर आपको मिला था? नहीं, बापू, मैंने कहा कि बापू लेटर तो मुझे तब सारा वक्त मैं उनके नजदीक रहता तो भी लेटर लिख देते थे। अच्छा, तब भी आपको लेटर लिख दिया करते हाँ, थे? लिखते। संवाद नहीं करते थे, लेटर लिख देते? हाँ, मतलब वो पोस्टमैन का खर्च नहीं करते थे। अच्छा। हाँ, और तो भी जो विचार आया वो बापू जल्दी से जल्दी लिख लेते थे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जो नासा में आपने नौकरी करी, 17 साल तक आप बापू की गोद में खेले, उनको आपने देखा, उनके विचारों को जाना। मुझे ये बताइए कि 17 साल में जब से आपने होश संभाला, तब से आपने किस दिन बापू को सबसे ज्यादा दुखी देखा था? कुछ याद है? ऐसी कोई याददाश्त अभी याद आती है जब आपने बापू को सबसे ज्यादा दुखी देखा हो? मैंने बापू को कभी दुखी नहीं देखा था, क्योंकि वो बापू बहुत ताकतवर आदमी थे। तो वो हमेशा नई चीजें निकाला करते थे, तो उसमें अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। तो जिस रोज बापू की हत्या हुई, उस रोज भी बापू 30 जनवरी को 1948 बहुत दुखी नहीं थे। लोगों ने डिस्क्राइब किया तरह से कि बापू बहुत दुखी थे। हाँ, बापू दुखी थे दूसरों के दुख के लिए,
कि दूसरों को अन्याय हो रहा है, तो उन दिनों में मुसलमान बापू समझते थे कि मुसलमानों पर कुछ अत्याचार हो। बापू पर कई सारी किताबें लिखी गई हैं। उन किताबों में एक बात मैंने पढ़ी है कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और कलकत्ता के नोआखली गांव में गए थे बापू उस दिन बापू बंटवारे से काफी दुखी थे। हाँ। क्या उस दिन आपकी मुलाकात या कभी आप कहाँ थे उस दिन? मैं भी वहीं था। अच्छा। वहाँ तो मैं देखता था कि बापू को ये दो बंटवारे नहीं चाहते थे बापू। अच्छा। बापू मिस्टर जिन्ना से गुजराती में बातें करते। अच्छा। और उनको समझाने की कोशिश करते कि देखो तुम्हें बंटवारा चाहिए ताकि तुम पाकिस्तान नया देश हुए और उसके गवर्नर जनरल बन जाओ, बड़े बन जाओ। तो पर हम तो चाहते हैं कि आप सारे यूनाइटेड इंडिया के बन जाओ गवर्नर जनरल, और हमें सच्चा रास्ता, मतलब बापू अपना जो दुश्मन है उसके पास भी जाकर कि भाई मुझे रास्ता दिखाओ, आप गवर्नर जनरल बन जाइए लेकिन बंटवारा मत करिए। ये हाँ, बंटवारा मत करो, ये उन्होंने बापू ने ऑफर दिया उनको। और बिल्कुल। अच्छा। जिन्ना साहब को कहा कि गुजराती में मैं कहता हूँ कि તમારે ગવર્નર જનરલ થવું છે તો થઈ જાઓ, આ આખો દેશ તમને સપોર્ટ કરશે અને તમે દેશને સાચો રસ્તો દેખાડો। फिर मैं बहुत नाराज हो गया बापू से। तो बापू ने मैंने पूछा ये क्यों? अरे भाई तो बापू ने जवाब दिया, अरे भाई जब उसके हाथ में तलवार आ जाएगी तो सबको नहीं पीटेगा, वो कमजोरों की वो वही तलवार जो वो उस कमजोरों के रक्षण के लिए यूज करेगा। तो फिर जिन्ना साहब ने क्या कहा उसके जवाब में? जिन्ना साहब ने कहा कि देखो ये जो आप दे रहे हैं वो तो हिंदू विचार है, क्योंकि हिंदुस्तान जो होगा उसमें बहुत सारे हिंदू होंगे और हम लोग कमज़ोर होंगे। तो बापू ने कहा जिन्ना साहब को, नहीं वो तो आपको पहला गवर्नर जनरल बनाएंगे। अच्छा। तो आप तो संभालोगे ना मुसलमानों की तकलीफें। तो उसको पसंद नहीं माने वो। अच्छा, मैं सर अब थोड़ा सा खत्म करता हूँ। मुझे ये बताइए कि आपने महात्मा गांधी का समय भी देखा, आपने नेहरू जी का भी समय देखा, लाल बहादुर शास्त्री को भी देखा, इंदिरा जी को भी देखा, सबको देखा। लाल बहादुर शास्त्री जी के पास तो मैं बहुत रहा। अच्छा। वहाँ, और वहाँ वो अच्छी ग्रेप्स मंगवाते थे और हम दोनों भोजन करते थे साथ में। अच्छा, मुझे ये आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि आज की जो हमारी सरकारें हैं, अब वो केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, क्या उस सरकार के रास्ता जो तय कर रही हैं सरकारें, उसमें बापू के विचार कहीं भी आपको दिखाई देते हैं? सरकारों का बापू की बातों का उन सरकारों पर कोई असर है? नहीं, वो मुझे कहना पड़ेगा, दुख पूर्वक कहना पड़ेगा कि वो असर वो बापू को नहीं मानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से ही आते हैं। हाँ जी। और वो महात्मा गांधी के बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ। क्या उनकी कार्यशैली में आपको बापू दिखाई देते हैं? अच्छा, नरेंद्र भाई सेवाग्राम में आए तब मैं वहाँ था। अच्छा। और तो लोग बहुत नारे चिल्ला रहे थे कि ये तो बापू की जगह है, वहाँ नहीं आप पा सकते, आप तो बापू के विरोधी। तो फिर मैंने सब लोगों को हाथ से अलग कर दिया और हाथ रखा उन पर और उनको सारा बापू का दिखाया। अच्छा। हाँ, तो वो मुझे कहने लगे कि देखो तुमको देखकर मुझे तुम्हारी बहन सुमित्रा कुलकर्णी याद आती है। जो सुमित्रा कुलकर्णी वही लड़की जो वो बड़ा पद लेना चाहती थी ना, वो तो तुम सुमित्रा बहन के साथ रहो और मुझे मिलते रहो। अच्छा। ऐसा मुझे नरेंद्र भाई ने कहा। अच्छा, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या मोदी जी के काम से आप संतुष्ट हैं? नहीं, मोदी जी भी वही ताकत को यूज कर रहे हैं, सरकार की ताकत को यूज कर रहे हैं। बापू ही ऐसे थे कि जो सरकार में उनका बड़ा स्थान हो तो भी ताकत को यूज नहीं करेंगे और गरीब से गरीब
कमज़ोर से कमज़ोर उनकी सेवा करने का मैं बहुत वो मानेंगे। तो ये वो मोदी जी नहीं कर सकते। आप क्या, सरकार आपके लिए कुछ करे तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? सोचे सरकार कुछ कर भी देवे तो सोचेंगे कि क्या अभी तो कर। फिलहाल कुछ नहीं कर रही है। चलिए, तो कुल मिलाकर कन्नू भाई रामदास गांधी बता रहे हैं कि उनका जो सफर रहा अपने दादाजी के साथ, उसकी कार्यशैली उनको आज कहीं पर भी मौजूदा समय में नजर नहीं आती है, ना तो केंद्र सरकार में नजर आती है और ना ही एक सामाजिक जीवन में नजर आती है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन कन्नू भाई की आज की जो स्थिति है वो ये बता रही है कि गांधी के नाम को भुनाने वाले हमारे देश में सैकड़ों लोग हो सकते हैं, लेकिन उनके परिवारों का ध्यान रखने वाले कोई भी नहीं है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो अपनी व्यथा बता रहे थे कन्नू भाई गांधी। महात्मा गांधी के पोते को अपने घर में रखने या उन्हें सामान्य सुविधाएं देने की किसी भी प्रकार सरकार या पार्टी को जरूरत न महसूस होती हो, लेकिन उनके इस नाम को कैश कराना होता है तो सभी उनके आगे सिर झुकाते नजर आते हैं। सवाल यही है कि जो हमारे बीच से चला गया, ना तो उसके विचारों से वास्ता और ना ही उसके अपनों से वास्ता है तो बस उस दुकान से जो चलनी चाहिए। वैसे तो हिंदुस्तान की सरजमी पर कई नायकों की जयंतियां मनाई जाती हैं, लेकिन इस देश में जैसे हमेशा से गांधी की जयंती मनाई जाती रही है, वो हमेशा से ही सुर्खियों में रही है। 2 अक्टूबर को सबसे बड़ी चौपाल सजती है राजघाट पर, जहां बापू की याद में उनका समाधि स्थल बनाया गया था। उस दिन यहां राज्यों के नहीं, देश के भी बड़े से बड़े नेता सिर झुकाते नजर आते हैं। कोशिश हर किसी की यही होती है कि गांधी के बहाने उनके सपने साकार होते रहें। गांधी के नाम पर ही इस देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 60 साल सत्ता का सुख पाने के बाद पिछले 2 सालों से विपक्ष में बैठी है। गांधी की शख्सियत का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि उनके जाने के 68 सालों बाद भी उन्हीं का नाम एक पार्टी की बुनियाद बना हुआ है, और जब जब ये नाम या ये कहें कि बुनियाद हिली है, तब तब ये पार्टी संकट में नजर आती है। अब वो भले ही देवगौड़ा का समय रहा हो या नरसिम्हा राव की सरकार, यही वो पार्टी है जिसके पास गांधी का नाम तो है, लेकिन गांधी के अपनों की सुध लेने की फुर्सत नहीं है। बापू की ही धरती से आने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2020 में उन्हें स्वच्छ भारत के रूप में सच्ची श्रद्धांजलि देने की बातें अक्सर करते नजर आ जाते हैं, लेकिन इस दौर में जो गांधी के सच्चे नहीं हैं, वो इस देश की नब्ज पकड़े बैठे हैं, और जो खून से नाता रखते हैं उन्हें ये देश पहचानता तक नहीं। हमारे सामने हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि हम ये जान ही नहीं पाते कि कौन गांधी के अपने थे और कौन गांधी के पराये। गांधी के अपनों ने जब अपने जीवन के अंतिम समय को अपनी जमीन पर बिताना चाहा, तो कोई उन्हें 2 गज छत और 2 वक्त की रोटी देने तक को तैयार नहीं हुआ। लगता है बापू की ही मेहनत में कोई कोर कसर छूट गई है, जो उन्होंने ना तो अपना अकाउंट स्विस बैंक में खुलवाया और ना ही देश के किसी कोने में अपनों के लिए जमीन की हेराफेरी की, और ना ही दूसरों की संपत्ति को अपने नाम करवाया। अगर करवाया होता तो शायद आज उनके अपने खून को इस तरह वृद्धाश्रम में धक्के ना खाने पड़ते। ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है महात्मा गांधी का नाम, लेकिन परिवार को पूछने के लिए कोई नहीं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।